आयुष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मुंबई के ही एक अपार्टमेंट में अकेला रहता था। गांव से काफ़ी दूर एक नए शहर में रहते हुए उसने कई नए रिश्ते भी बना लिए थे, मगर फिर भी उसे अपने गांव की बड़ी याद आती थी। गांव में उसके पिता के सिवा उसका और कोई नहीं था, जो कि गांव में अकेले ही अपनी पुश्तैनी हवेली में रहा करते थे। यहाँ तक कि आयुष ने कई बार उनको बोला था कि वो इस हवेली को बेचकर मुंबई में ही आ जाए, पर उसके पिता को अपनी पुश्तैनी हवेली से काफ़ी लगाव था, इसलिए उन्होंने आयुष को मना कर दिया। एक दिन आयुष अपने रूम में बैठा काम कर रहा था, तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन गांव के ही सरपंच जी श्याम दास जी का था। आयुष को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सरपंच जी ने आज तक कभी उसको कॉल नहीं किया था, पर आज एकदम से उनका कॉल आना उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने कॉल उठाया और उठाते ही उसने सरपंच जी को नमस्ते किया। कॉल पर सामने से सरपंच जी उसे आशीर्वाद देते हुए उसका हाल पूछने लगे। आयुष भी उन्हें अपना हाल बताता है और पिताजी के बारे में पूछता है। जैसे ही आयुष ये कहता है, सरपंच जी की वो आवाज़ एकदम से चुप्पी में बदल जाती है। फिर वो सहमी आवाज़ में आयुष से जो कहते हैं वो सुनकर आयुष की जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आयुष के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। आयुष की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी सरपंच जी आयुष को गाँव आने के लिए कहते हैं, ताकि वो अपने पिता की अंतिम क्रिया कर सके। आयुष इतना सहम चुका था कि उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, और सरपंच जी के बार बार कहने पर वो अगले दिन गांव आने के लिए मान जाता है। अगली सुबह ही वो बस पकड़ के गांव चला जाता है। वहां पहुंचते ही उसकी सरपंच जी से मुलाकात होती है, जो उसे संभालते हैं और उसे हवेली ले जाते हैं। हवेली दिखने में काफ़ी पुरानी और धूल मिट्टी से लिपटी हुई थी। हवेली के बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसके ऊपर से सारे पत्ते झड़े हुए थे। अगले कुछ दिनों में आयुष ने अपने पिताजी की सारी अंतिम क्रिया पूरी कर दी। आयुष अब हवेली को बेचकर वापस शहर जाना चाहता था। ये बात वो सरपंच जी के आगे रखता है। सरपंच जी भी आयुष की इस बात पर सहमत थे, इसलिए वो उसे कहते हैं कि वो कुछ दिनों में ही इस हवेली को खरीदने के लिए किसी खरीदार को ढूंढ लेंगे। जब तक आयुष यहीं इस हवेली में रह ले, और जब ये हवेली बिक जाए तब वो वापस शहर जा सकता है। आयुष भी इस बात पर हामी भर देता है। उसी रात आयुष अपने रूम में सो रहा होता है। रात काफ़ी हो चुकी थी। आयुष अपने बेड पर एक चादर ओढ़कर सो रहा होता है। पूरी हवेली में आयुष के अलावा और कोई नहीं था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। बस एक लालटेन आयुष के बेड के पास की टेबल पर रखी थी। तभी उसके ऊपर से वो चादर धीरे धीरे खिसकने लगती है, और फिर पूरी तरह से वो चादर जैसे मानो दूर किसी ने खींच लिया। आयुष की नींद टूटी और वो झट से उठा। हाफते हाफते वो कमरे के बाहर देख रहा था। आयुष का चेहरा पसीने से भीग चुका था। तभी उसके पास की खिड़की से कोई साया सा गुजरा, पर आयुष के वहाँ देखने पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर आयुष की रूह कांप गई। इतनी सुनसान हवेली में जहाँ उसके अलावा कोई नहीं था, तो ये आवाज़ किसकी है? यही सोचते हुए उसने बेड पर से उठकर वहाँ पड़ी लालटेन उठाई। वो कमरे से बाहर निकला और उस आवाज़ की तरफ जाने लगा। वही वो आवाज़ और तेज़ हो रही थी। आयुष कमरे से बाहर निकला ही था कि एकदम से कोई कांच के टूटने की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुनकर आयुष कँपकँपा जाता है। उस और लालटेन करके देखता है, ज़मीन पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे, और पास ही एक काली बिल्ली जो कि आयुष को देखकर भाग जाती है। आयुष सीढ़ियों से नीचे उतरता है और लालटेन से उस ओर देखता है जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। वो देखता है कि हॉल के बीचों बीच एक झूला था, और उसके ऊपर कोई तो इंसान बैठा रो रहा था। यह देख आयुष काफ़ी डर गया था। आयुष धीरे धीरे उस इंसान के सामने जाकर खड़ा होता है। वो देखता है कि एक आदमी जो उस झूले पर बैठा था, उसने अपने चेहरे पर वही चादर ओढ़ रखी थी जो ओढ़कर आयुष सो रहा था। तभी आयुष उस आदमी के ऊपर से चादर हटाता है, तो जो उसके सामने दिखता है उसे देखकर आयुष के पैरों तले ज़मीन मानो खिसक ही गई हो। उसकी आंखों के सामने उस झूले पर और कोई नहीं बल्कि उसके पिताजी थे, जिनका उसने कल ही अंतिम क्रिया की थी। चेहरा पूरा पीला और गला, आंखें काली, और वो रो रहे थे। ये देखकर आयुष ज़ोर से चिल्लाया और नीचे ज़मीन पर गिर गया। वो यहाँ से भागना चाहता था, पर उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे पा रही थी। इतने में ही वो देखता है कि जो उसके सामने उसके पिताजी रो रहे थे, अब उनके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। आयुष के पलक झपकाते ही उसके पिता की आत्मा उसके सामने आ गई और आयुष की आंख खुल जाती है।
इतना भयानक सपना देखकर आयुष काफ़ी डर गया था। वो झट से उठता है और देखता है कि उसके ऊपर से वो चादर गायब थी और उसके रूम के एक कोने में वही बिल्ली बैठी थी। आयुष को यह सपना अब सच लग रहा था। वो फिर से लालटेन उठाकर कमरे के बाहर जाता है, पर वहाँ ज़मीन पर कोई कांच के टुकड़े नहीं होते हैं। वो झट से नीचे जाकर देखता है, लेकिन उस झूले पर कोई नहीं था और वो झूला अब भी हिल रहा था। अगले दिन आयुष अपने साथ घटी सारी घटना सरपंच जी को बताता है। सरपंच जी को भी काफ़ी अजीब लगता है। वो आयुष को समझाते हैं कि उसने एक बुरा सपना देखा था, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। वो आयुष को एक और रात रुकने का बोलते हैं ताकि अगले दिन वो खरीदार से बात करके इस हवेली को बेच दें और वापस शहर अपने घर चला जाए। आयुष ना चाहकर भी उनकी ये बात मान लेता है। उस रात आयुष को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार कमरे के बाहर देख रहा होता है और इस बार कुछ नहीं होता। तभी आयुष को बाथरूम जाना था। वो बेड पर से उठता है, कमरे के बाहर जाता है। बाथरूम कमरे के बाहर दाहिनी की ओर था, इसलिए आयुष को इतना कॉन्फिडेंस था कि वहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन आयुष नहीं जानता था कि आगे जो होने वाला है वो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो रूम के बाहर जाता है, अंधेरा ही अंधेरा। कोने में एक डिम सी लाइट जल रही थी और उसी ओर बाथरूम था। वो बाथरूम की तरफ आगे बढ़ता है, तभी उसके पीछे से फिर वही रोने की आवाज़ आ रही थी। इस बार आयुष समझ गया था कि ये कोई सपना नहीं है और इस बार ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके सामने फिर से उसके पिताजी थे। आयुष को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। तभी आयुष के एक बार पलक झपकाते ही उसके सामने से वो आत्मा गायब हो गई थी। आयुष गौर से देखता है, लेकिन उसके सामने कोई नहीं होता है। उसे लगा कि शायद ये उसका भ्रम हो। वो ये सोच ही रहा था कि उसके पीछे से बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुलने लग रहा था। आयुष पीछे मुड़ता है तो सामने बाथरूम का दरवाज़ा खुला था। अंदर काफ़ी अंधेरा था और उस अंधेरे में दिखती है लाल आंखें। और पूरी हवेली में आयुष की चीख गूंज पड़ती है। अगले दिन सारे गांव वाले हवेली में इकट्ठा होते हैं, क्योंकि हवेली के अंदर एक खूंटे से आयुष लटका झूल रहा था।